रहस्यमय परिवार जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे अमीर शख्स या सबसे अमीर फैमिली कौन सी है? एलन मस्क, अर्नोल्ड फैमिली या जेफ बेजोस? जवाब है इन तीनों में से कोई भी नहीं। अब चलो दूसरा सवाल सुनो, और वो ये है कि पूरे यूरोप में सबसे ताकतवर इंसान या फैमिली कौन सी है? अब जो लोग बहुत ज्यादा नहीं जानते वो लोग इसके जवाब में अर्नोल्ड फैमिली का नाम लेंगे, और जो जियोपॉलिटिक्स को थोड़ा स्टडी करते हैं वो उसके आंसर में नाम लेंगे उर्सुला वोन देर लियन का, जो कि इस समय यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है। मगर दोस्तों, आपने इन दोनों ही सवालों का जवाब गलत दिया है, और इन दोनों सवालों का सही जवाब है वॉलनबर्ग फैमिली, जो यूरोप की सबसे पावरफुल और अमीर फैमिली है। अगर आप टॉप बिलियनियर्स की टॉप लिस्ट भी देखोगे तो उसमें भी आपको इस फैमिली के किसी एक मेंबर का नाम भी आपको नजर नहीं आएगा, और इसकी वजह यही है कि ये फैमिली चाहती ही नहीं है कि कोई भी इनके बारे में कुछ भी जाने, और इसलिए किसी टीवी, मैगजीन या पब्लिक कॉन्फ्रेंस में आपको ये फैमिली कभी नजर नहीं आएगी। अब ये फैमिली इतनी अमीर और पावरफुल कैसे हुई? क्या है इसका सीक्रेट, और कौन था इस फैमिली को इतना पावरफुल बनाने वाला? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। दोस्तों, 1837 में अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसे द पैनिक ऑफ 1837 कहा जाता है। यह 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। रियल एस्टेट बबल बस्ट हो गया, कॉटन की प्राइस गिर गई, इन्फ्लेशन आसमान तक पहुंच गई, बैंकों के पास पैसा खत्म हो गया और बिजनेस फेल होने लगे, जिसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर चली गई। ये सारा क्राइसिस उस वक्त के अमेरिका बैंक के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था, लेकिन एक स्वीडिश नेवी ऑफिसर के लिए यह सारा क्राइसिस एक बहुत बड़ा लेसन था। इस नेवी ऑफिसर का नाम था आंद्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग। जब ये 1837 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आंद्रे उस वक्त अमेरिका में स्वीडिश नेवी के तौर पर था। उसने इस सारे क्राइसिस को बड़े क्लोजली मॉनिटर किया। वो ये समझ चुका था कि इन सारी क्राइसिस के जिम्मेदार अमेरिकन बैंकर्स हैं। उनके इन कॉम्पिटेंस में आंद्रे के लिए ये लेसन था कि बैंक को कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और ये भी कि उसके अपने कंट्री के बैंक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। असल में उस समय बैंक बड़े ही घिसे पिटे तरीके से चल रही थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इंटरस्टेट बहुत ही लॉ थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्वीडिश बैंक्स किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी को लोन नहीं देते थे। मतलब बैंक सिर्फ एक लॉकर या तिजोरी के तौर पर काम कर रहे थे। मतलब ऐसे टाइम पर जब स्वीडन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड पकड़ रही थी, मल्टीनेशनल लॉन्च हो रही थी, स्वीडन की इकोनॉमी जबरदस्त बूम एक्सपीरियंस कर रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, स्वीडिश बैंक लोन न देने की वजह से इन सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे थे। देखिए, बैंक्स बहुत पावरफुल चीज होते हैं, इतनी पावरफुल कि आज अमेरिका इन्हीं बैंक्स के थ्रू पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। बैंक्स की ये पावर आती है उनके बिजनेस मॉडल से। अब बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है? ये बैंक कैसे काम करते हैं? बहुत ही सिंपल से वे में अगर समझाएं तो बैंक्स आपके दिए हुए पैसे को आगे किसी और बैंक, इंसान या कंपनी को एज अ लोन देते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो कि उनका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जांपल, दो लोग हैं, एक मैं और एक मेरा दोस्त सूरज। अब सपोज करें कि मैंने बैंक में 1000 रुपए सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाए और बैंक उस 1000 रुपए पर मुझे 5% इंटरेस्ट देता है, लेकिन फिर वही बैंक 1000 रुपए से आगे सूरज को लोन देता है और उससे 10% चार्ज करता है। इस तरह से बैंक को 5% इंटरेस्ट बचता है और ये प्रॉफिट उसका प्रॉफिट है। ये सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन है बैंकिंग की। इसके अलावा बैंक रियल एस्टेट और स्टॉक एक्सचेंज में भी आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे प्रॉफिट कमाते हैं, मगर आपको सिर्फ वही 5% मिलता है। खैर, उस वक्त स्वीडिश लोन देने का काम बहुत लिमिटेड स्केल पर कर रहे थे और लोगों को सिर्फ डिपॉजिट और फैसिलिटीज दे रहे थे, और इस तरह प्रॉफिट कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे थे। यही वो अपॉर्चुनिटी थी जो आंद्रे ने रियलाइज की और 1856 में स्वीडन कैपिटल स्टॉकहोम में अपना बैंक खोला, जिसका नाम था स्टॉकहोम्स एंड एनस्किल्डा बैंक। ये शॉर्ट फॉर्म में SEB हुआ। आज से 200 साल पहले बैंक ओपन करना इतना मुश्किल नहीं था जितना आज है। आज तो इतनी रिलीगेशन और कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि आम आदमी तो सोच भी नहीं सकता। 19वीं सदी में बैंक ओपन करना इतना आसान था जितना कोई ज्वेलरी स्टोर खोलना। SEB ने पहली दफा स्वीडन में लोगों को यह ऑप्शन दिया कि वो अपना पैसा इस बैंक में डिपॉजिट करें और बदले में उनकी सेविंग पर एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा। स्वीडन के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज थी, क्योंकि इनके नजदीक तो बैंक का काम सिर्फ यही था कि वो आपके पैसों को सेव करें, जैसे कोई लॉकर या तिजोरी होती है। पर अब उन्हें अपनी सेविंग्स पर प्रॉफिट मिल रहा था। ऐसे में लोगों का हुजूम लग गया। वो अपने घर की सेविंग्स लेकर SEB में डिपॉजिट करवाने लगे। क्योंकि इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम था, तो बहुत से बिजनेसमैन SEB में आकर लोन लेना शुरू हो गए। वॉलनबर्ग एक तरह से आम लोगों की सेविंग्स पकड़ रहा था और फिर वही सेविंग्स आगे इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े बिजनेसमैन को हाई इंटरेस्ट रेट पर एज अ लोन दे रहा था।
चंद सालों में ही एसीबी पूरे स्वीडन पर छा चुका था। स्वीडन के हर बंदे का पैसा किसी न किसी तरह से एसीबी के पास था। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि या तो आपका पैसा एसीबी में डिपॉजिट है, या फिर आप एसीबी से लोन पे ऑफ कर रहे हो, या फिर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसने एसीबी से लोन लिया हुआ है। पूरी स्वीडिश इकोनॉमी एसीबी के कंट्रोल में थी, लेकिन वॉलेनबर्ग फैमिली इधर रुकने वाली नहीं थी। उन्हें और पैसा और पावर चाहिए थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सारे पैसे से स्वीडन की सारी बड़ी कंपनी खरीद ली जाए, और फिर वॉलेनबर्ग ने रेलवे से लेकर फैक्ट्री, शिपिंग, पोर्ट्स, रियल एस्टेट, हर चीज में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। स्वीडन की शायद ही कोई इंडस्ट्री हो जिसमें वॉलेनबर्ग की हिस्सेदारी ना हो। स्वीडन की सारी इकोनॉमी, सारा पैसा, सारे लोग सिर्फ एक फैमिली के कंट्रोल में थे, और ये कंट्रोल स्वीडन से निकलकर यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैलने वाला था। वॉलेनबर्ग फैमिली के इसी बढ़ाते हुए कंट्रोल को देखते हुए स्वीडिश गवर्नमेंट ने 1916 में एक लॉ पास किया। उसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता था। यह एक बहुत बड़ा शॉक था वॉलेनबर्ग की फैमिली के लिए, मगर उन्होंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। वॉलेनबर्ग ने इन्वेस्टर एबी के नाम से एक नई कंपनी बनाई, और एसीबी के अंदर जितने भी कंपनीज थी उनकी ओनरशिप इन्वेस्टर एबी को ट्रांसफर कर दी। अगले 20 सालों में इन्वेस्टर एबी इतनी पावरफुल हो चुकी थी कि पूरे स्वीडन की 40% वर्कफोर्स इस एक कंपनी के लिए काम कर रही थी। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, और यहां पर अब वो पॉइंट आने वाला है जो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 ग्रुप्स के बीच में लड़ाई थी। एक ग्रुप एलाइज कहलाता था, और उसमें ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन और फ्रांस जैसे कंट्रीज थे, और दूसरी तरफ एक्सिस ग्रुप था जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। इन दोनों ग्रुप के लोग एक दूसरे को जानी दुश्मन समझते थे। उनका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया था कि कोई भी ग्रुप एक दूसरे को कंप्लीटली तबाह किए बगैर उससे बात करने को तैयार नहीं था। दोनों तरफ से लाखों लोग मारे जा रहे थे, और वहीं वॉलेनबर्ग फैमिली इस कश्मकश में थी कि उन्हें इन दोनों ग्रुप में से किससे ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और फिर उन्होंने भी वही किया जो रोथस्चाइल्ड फैमिली ने किया था। वॉलेनबर्ग फैमिली ने एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन को हैवी लोन देना शुरू कर दिया था, और दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के दुश्मन जर्मनी के सारे बड़े हथियार बनाने वाली कंपनी को खरीदना शुरू कर दिया, ताकि जर्मनी को वेपन्स की सप्लाई खत्म ना हो। और ये सब वॉलेनबर्ग किसी चैरिटी के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इन तीनों कंट्रीज से सीक्रेट एग्रीमेंट किए, जिसके अकॉर्डिंग वॉर खत्म होने के बाद एक तरफ जर्मनी एसीबी को फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में ब्रांचेस खोलने देगा, और सारी पोस्ट फॉर डेवलपिंग फंडिंग एबी के थ्रू ही होगी। और इसी तरह अमेरिका और ब्रिटेन में भी एसीबी को रिलैक्सेशन दी गई। एक चीज हमेशा याद रखिए, बिजनेसमैन कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता, और वॉर सबसे बड़ा बिजनेस है। वॉर एक इंडस्ट्री है, और इसको चलाने वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में शांति हो। अमेरिका अफगानिस्तान वॉर में 10 लोग अरबपति बने थे। रूस यूक्रेन वॉर के बारे में ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिससे पता चलता है कि यह वॉर क्यों लंबी होती गई। यह बिलियन ऑफ डॉलर्स की गेम है। आपको लगता होगा कि इंडिया पाकिस्तान में तनाव रिलीजन या आइडियोलॉजिकल की वजह से है, तो बहुत बड़ी भूल है आपकी। बिलियन ऑफ डॉलर्स दोनों कंट्रीज अपने डिफेंस पर खर्च करती हैं। जिन कंट्रीज और ग्रुप से ये दोनों कंट्रीज से ये हथियार खरीदते हैं, आपको क्या लगता है वो कभी चाहेंगे कि इन दोनों कंट्रीज में अमन हो? कभी भी नहीं। उनके बिलियन ऑफ डॉलर्स के हथियार फिर कौन खरीदेगा? दोनों तरफ से आम लोगों को बेवकूफ बनाकर एक दूसरे का दुश्मन बनाया हुआ है। मूवी, मीडिया और सिलेबस के थ्रू ब्रेन वॉश किया हुआ है, ताकि ये इस चक्कर से बाहर ही ना निकल पाए, और नतीजा अमीर पहले से ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीबी की दलदल में घुसता जा रहा है। यही डबल गेम वॉलेनबर्ग ने वर्ल्ड वॉर 2 में की, और अभी तक करते आ रहे हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो जहां सारी यूरोप ने रशिया पर टोटल सैंक्शंस लगा दी, वहीं वॉलेनबर्ग की 2 कंपनीज एटलस को और एसकेएफ रशिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जरूरी इक्विपमेंट सप्लाई करती रही। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 90% केसेस में हमने देखा है कि अमीर फैमिलीज तीसरी या चौथी जनरेशन में खत्म हो जाती हैं। तो फिर वॉलेनबर्ग की फैमिली इतने लंबे अरसे तक कैसे सरवाइव कर गई, और 100 साल गुजरने के बावजूद आज भी वो यूरोप की सबसे पावरफुल फैमिली कैसे है? वॉलेनबर्ग फैमिली ने इस 3rd जनरेशन से निपटने के लिए हल निकाला कि किसी 1 या 2 बेटों को सारा पैसा ट्रांसफर करने के बजाय वॉलेनबर्ग फैमिली की सारी वेल्थ एक फाउंडेशन में चली जाती है, और इस फाउंडेशन में काफी सारे मेंबर्स इस डिफरेंट कंपनी को हैंडल करते हैं, और इस तरह कोई एक फैमिली मेंबर पूरी वॉलेनबर्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एक और रूल यह भी है कि जिस फैमिली मेंबर को कोई कंपनी दी जाती है, उसे पहले 8 से 10 साल कंपनी से निचले लेवल पर काम करना होता है, ताकि वो कंपनी के सारे प्रोसेस और वर्किंग जान पाए, और अपनी वर्थ प्रूफ करने के बाद ही उसे मैनेजमेंट रोल दिया जाता है। यही वो अप्रोच है जिसने इस फैमिली को आज भी जोड़कर रखा हुआ है, और यही वो चीज है जो वेंडरबिल्ट फैमिली ने नहीं की थी। वेंडरबिल्ट फैमिली 19वीं सदी में पूरी दुनिया की सबसे अमीर फैमिली थी, लेकिन आज आपको उनका नाम कहीं भी नहीं मिलता। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।